प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी को सुप्रभात। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है, फर्स्ट बुक का ये चारों चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स का जितना भी इम्पॉर्टेंट वीडियो का जो लिंक है वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा ताकि ऐसे जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है वो सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुंचते रहे। और साथ ही आप लोग को किसी तरह का कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका तुरंत आंसर किया जाएगा। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर से हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, ये कथन किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उपभोग, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई किसान गेहूं उपजाता है, यहाँ किसान है, क्या है? तो यहाँ किसान कहलाएगा एक उत्पादक। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है, यहाँ श्याम है, तो श्याम क्या है? तो श्याम यहाँ पे एक उत्पादक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचते हैं तो वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं विक्रेता। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आर्थिक क्रियाएं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः होती है, क्या होती है? असीमित होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर से हमारा पहला क्वेश्चन है, चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है, इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में डैश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रेक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंकड़े वे साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को डैश में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझने में सहायक होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकीय आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 स्रोत होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है शोधकर्ता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होते हैं गणनाकार द्वारा एकत्रित। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है वे
हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होते हैं समाचार पत्रों से संकलित। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़े यह सम्यक है या क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग का चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। ठीक है, तो चैप्टर 3 से पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंकड़ों को जब समयावधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गेहूं की उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? यह किस प्रकार का वर्गीकरण होगा? चलिए बताइए किस राज्य में सबसे अधिक होती है और ये किस प्रकार का वर्गीकरण होगा? तो इसको कहते हैं स्थानिक वर्गीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिंग के आधार पर भारतीय जनगणना को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि विशेषता के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मात्रात्मक वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित के प्राप्तांकों का वर्गीकरण क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा मात्रात्मक वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवर्तन के आधार पर चर को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता वितरण के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग सीमा से, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम लोग 4th चैप्टर देखते हैं। प्यारे बच्चों, 4th चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं? तो उपरोक्त सभी, तो ये तीनों का तीनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुतिकरण के मुख्य उद्देश्य हैं, क्या है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आंकड़ों को प्रस्तुति योग्य बनाना, आंकड़ों को सरल बनाना, आंकड़ों को समझने योग्य बनाना और उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, आंकड़ों का परिमाण बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण की विधि अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, डैश विधि अधिक उपयोगी होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा पाठ विषयक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खास बिंदुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सारणीयन विधि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी सारणी में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो वह सारणी क्या कहलाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह सारणी कहलाएगी 3 गुना 3 सारणी। ठीक है, 3 इंटू 3 सारणी, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सारणीयन के प्रयुक्त और वर्गीकरण का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक, ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नांकित में से कौन गुणात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति यानी कि ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन मात्रात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयु, उत्पादन, ऊंचाई, तीनों का तीनों यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंकड़ों को जब समय जैसे घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कालिक वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम लोग कवर किए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को किसी तरह का कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग को तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।